जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एएलपी का नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले अपडेट लिख लीजिए। डेट है आपका 22/1/2019 और थर्ड शिफ्ट का सवाल है। थर्ड शिफ्ट CBT 2। अभी जितना भी सेट आया है वो मोस्टली CBT 2 का है, तो पहले हम लोग CBT 2 देखेंगे, फिर 1 देखेंगे, फिर ग्रुप डी का देखेंगे, फिर आपका NTPC का जो अच्छा सेट होगा CBT 2 का उसको देखेंगे, CBT 1 का देखेंगे। अभी सारा का सारा आपका सेट आएगा। मतलब आपने ये सीरीज़ फॉलो कर लिया अच्छा से, तो समझिए कि आप चाहे ग्रुप डी दे चाहे आप ALP दे, अगर आपने ALP दे आपका अगर ये टारगेट है ALP, तो आपका समझिए कि CBT 1 में 20 सवाल और CBT 2 में 25 सवाल एकदम बनना ही बनना है। एकदम 100% आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अपडेट देख लीजिए, किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप सवाल को मैच कर लीजिएगा, क्योंकि देखो भाई, इसके नाम पर उल्टा पलटा सवाल अपने से सेट कर देना ये अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि किस ढर्रे पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसको जानना, उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना सवाल तोड़ पाते हैं, या आपसे आपका स्कोर क्या होता है, क्या आप 20 में 20 या 25 में 25 बना पाते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता है कि आप सवालों के कैलकुलेशन में टाइम दे देते हैं। इन सब सारी बातों का इवैल्यूएशन का मतलब ही है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमेशा बढ़िया से होना चाहिए और दमदार होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि A+C जो है काम को 12 दिन में, जबकि A, B और C मिलकर काम को 4 दिन में कर सकता है, तो B अकेले काम को कितना दिनों में कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन को इंग्लिश वालों के लिए भी अंडरलाइन, A+C जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है, वाइल जबकि A+B+C सेम काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर B अलोन कंप्लीट द वर्क। तो B जो है अकेले काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। देख भाई, जो सवाल का लेवल हम अभी तक हमने जो सेट डिस्कस किया है, सब का लेवल बिल्कुल आसान है, मुश्किल कोई भी सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है। आपको अगर नॉर्मल मैथ्स भी आता है तो आप सबके सब सवाल को आसानी से तोड़ दो। सामान्य गणित अगर आपको आता है तो आप आसानी से तोड़ दोगे। जरूरी नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा सवाल को तोड़ना हमें आता हो। तो अभी तक हम जो आपका रेलवे में ALP का जितना भी सेट हम अभी तक पढ़े हैं, उनमें हमें यही लगा कि सवाल का लेवल एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और सारा सेट में क्या होता है, टफ जाता है कि आसान ही रहता है। अब तो धीरे धीरे ही ना मालूम होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आपको एग्ज़ाम का लेवल मालूम चलता है, एग्ज़ाम का ट्रेंड मालूम चलता है कि कैसा सवाल आता है, कौन से चैप्टर से सवाल आता है। आप लगातार देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क सब में है, पाइप एंड सिस्टम से सब में है, अलजेब्रा से 1-2 सवाल आसान वाला सब में है, ट्रिगो से सब में है, हाइट एंड डिस्टेंस से सब में है, सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल सब में है। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल हमको अभी तक नहीं दिखा है, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल हमको अभी तक नहीं दिखा है। नंबर सिस्टम में आसान चीज़, यूनिट डिजिट फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना, एक सवाल जोड़ घटाव गुना भाग बुडमास वाला। तो हर में है। एरिया वॉल्यूम से एक सवाल है, ट्रेन से एक सवाल है, ज्योमेट्री से कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो इससे हमको वेटेज भी समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है। तो देखिए, ये आसान सा सवाल समझिए। कहता है कि A और C मिलके एक काम को जो है 12 दिन में कर सकता है। A और C, A+C मिलके 12 दिन में कर सकता है। और बोला कि A+B+C जो है इसी काम को मिलके 4 दिन में कर सकता है। तो जी 12 और 4 का एलसीएम कितना, 12। A और C जो है 12 दिन में मान लेते हैं 12 रोटी खाता है। टोटल काम 12 रोटी खाना है,
ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। 12 दिन में अगर हम 12 रोटी खाते हैं तो हर दिन ये दोनों कितना रोटी खाएगा, 1 रोटी। तो हर दिन 1 रोटी खाएगा, मतलब इनका क्षमता यही है, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी मिल के 4 दिन में 12 रोटी खा जाते हैं, मतलब हर दिन कितना रोटी, 12 भागा 4, 3 रोटी। तो A प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हुआ, 3 रोटी खाने का 3 क्षमता हुआ। अब यहाँ देखिए A और C मिल के 1 रोटी खाता है, तो A और C यहाँ भी तो है, इसका मतलब ये दोनों मिल के 1 रोटी खाएगा। अगर A और C मिल के 1 रोटी खा रहा है 3 में से, इसका मतलब B जो है 2 रोटी खा रहा है। और पूछा है कि B अकेले कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। अगर B को 12 रोटी अकेले खाना है और वो हर दिन 2 रोटी खाता है, तो क्या 12 रोटी खाने में 6 दिन का समय नहीं लगेगा? एकदम सिंपल सा लॉजिक लगा देना है आपको, ठीक। आसान सवाल है, काहे ले बिना मतलब में सोचे कुछ। जो चीज़ आसानी से बन रहा है उसको आसानी से आसान भाषा में ही बना के छोड़ दीजिए। इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल है आपका सिमिलरिटी चैप्टर से है। ट्रेंगल में आपको हम पढ़ाएंगे सिमिलरिटी, समरूपता और सर्वागसमता, सिमिलरिटी और कन्ग्रुएंसी, ये 2 टॉपिक से सवाल आता है। वैसे तो पूरा ट्रेंगल से सवाल आता है, लेकिन इन 2 टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो SSC हो चाहे वो रेलवे हो, अब आने लगा है सवाल। SSC में तो भर के आता है सवाल, चाहे तो आपका झारखंड हो, किसी में भी, ठीक है। देख भाई, बहुत आसान है, इसको मिटाते हैं और पहले अपना इस सवाल को छोड़ दो। आप इस सवाल को छोड़ दो, पहले कंसेप्ट समझो कि सिमिलरिटी, समरूपता किस चिड़िया का नाम है। कोई भी 2 चीज़ समरूप है, रूप में एक जैसा 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 है। आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप क्या है, एक जैसा होगा। जैसे कि हम बोले कि एक ये बहुत बड़ा सर्कल है, एक ये छोटू सर्कल है, क्या ये दोनों समरूप है? बोलेंगे हाँ, ये दोनों समरूप है। हम बोले एक ये हमारा ट्रेंगल है और एक ये हमारा चतुर्भुज है, क्या ये दोनों समरूप है? बोलेंगे नहीं, समरूप नहीं है, ठीक है। आपको हम कह दें कि एक हमारा ये बहुत बड़ा ट्रेंगल है और एक हमारा ये छोटा वाला ट्रेंगल है और एक हमारा और एक छोटू सा ट्रेंगल है, क्या ये तीनों सिमिलर है, समरूप है? बोलेंगे हाँ, समरूप है। इनका रूप एक जैसा है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा है, ठीक है। तो समरूपता में आपको यही चीज़ समझना है कि उनका रूप जो है एक जैसा होगा। साइज बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रूप जो है एक जैसा हो सकता है। सर्वागसमता, कॉन्ग्रुएंसी में क्या है? सर्वागसमता में आपको देखना है कि अगर 2 चीज़ समरूप है तो उनका शेप साइज एकदम बराबर होना चाहिए, सेम साइज एकदम बराबर होना चाहिए, सेम शेप साइज एकदम बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों सर्वागसम है, क्या है? सर्वागसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रेंगल को उठा के इस पर रखेंगे ना तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, एकदम एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। आप ईंट देख रहे हैं, ईंट, एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर रखेंगे तो एकदम बैठ जाएगा बराबर से, तो वो दोनों क्या है? सर्वागसम है। हर तरफ से ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या है? बराबर है, तो वो क्या है? सर्वागसम है। 2 सर्कल है, इसका भी रेडियस r है और एक और सर्कल है, इसका भी रेडियस r है, दोनों का रेडियस बराबर है, इसका मतलब दोनों सर्कल क्या है? सर्वागसम है। तो 2 त्रिभुज अगर सर्वागसम है, इसका मतलब ये है कि इन त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। इसका तीनों भुजा और इसका तीनों भुजा, दोनों का लंबाई क्या है? बराबर है, ठीक है। आप फिलहाल इतना समझिए। अब आइए समरूपता पे कि भाई समरूपता किस चिड़िया का नाम है। तो आप समझ गए कि समरूप एक जैसा, तो इसमें दिया हुआ कि ट्रेंगल OPQ और ट्रेंगल RST दोनों जो है सिमिलर है। ये साइन आपका सिमिलर का है, सिमिलर है। तो जब 2 चीज़ समरूप है ना, 2 चीज़ समरूप है ना, तो उनका लेंथ का रेशियो ट्रेंगल में, अगर 2 ट्रेंगल सिमिलर है, ट्रेंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, इधर देखिए, अगर 2 ट्रेंगल हमारा सिमिलर है, समरूप है, ये नाम यही देते हैं OPQE और ट्रेंगल RST, समझ लीजिए
आर एस टी, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। जब बता दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, समरूप है, इसका मतलब ये है कि इनका जो संगत कोण है, जो आपको दिख रहा है, कोण O बराबर कोण R होगा, कोण P बराबर कोण S होगा और कोण Q बराबर कोण T होगा। तो तीनों एंगल, तीनों संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। साथ में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब है इस भुजा का अनुपात इसके बराबर, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को आप ऐसे लिखिए अनुपात में, हम इसको लिखेंगे OP अपॉन PQ बराबर OQ अपॉन RT इक्वल टू PQ अपॉन ST। लिखने का तरीका देखिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे वही संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे, जो संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे वही संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे, जो संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे वही संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे, जो संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे वही संगत भुजा इस त्रिभुज का लेंगे। तो ये सिमिलैरिटी का समीकरण है। और दो ट्रायंगल सिमिलर हो, इसके लिए 3-4 कंडीशन आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उतना दूर तो हम लोग नहीं जाएंगे, फिर हमको पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना होगा सिमिलैरिटी का। तो यहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के जरिए हम सवाल बनाते हैं। देखिए OP क्या दिया है, OP दिया है आपका 3, RS क्या दिया है, RS दिया है 5, PQ क्या दिया है 6 और ST हमसे पूछा है कि ST कितना है। तो देखिए जिस संगत भुजा के बारे में दिया है उसी का रेशियो लेंगे। इसका मतलब इस सवाल में हमें रेशियो लेना होगा इसका और इसका, है कि नहीं। OP अपॉन PQ नहीं, अच्छा OP अपॉन PQ हाँ, और RS अपॉन OP अपॉन RS। अच्छा हम उल्टा लिख दिए भाई, उल्टा लिख दिए। इसको सुधार लीजिए। ये हो जाएगा OP अपॉन RS इक्वल टू PQ अपॉन ST इक्वल टू OQ अपॉन RT। इसको आप इसको देखिए, वो वाला गलत लिखा गया था। ठीक है, तो अब कौन सा साइड के बारे में दिया है उसी का रेशियो हम लोग यहाँ से उठाते हैं हमेशा। ठीक है, ध्यान दो भाई। OP क्या दिया है 3 और RS क्या है 5 बराबर PQ क्या है 6 बट्टा ST क्या है मालूम नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो भैया ST कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ST कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये रेशियो आपको लिखना आना चाहिए। जो संगत भुजा इसका लेंगे वही इसका लेंगे। देखिए OP बाय RS, PQ बाय ST और OQ बाय RT। जिस त्रिभुज का पहले लिखना चालू करेंगे हमेशा उसको ऊपर लिखेंगे। देखिए इस ट्रायंगल का हम OP लिए पहले, तो ऐसा नहीं है कि अब की बार हम इसका ले लेंगे यहाँ, नहीं, इसी ट्रायंगल का कोई साइड लेना होगा, OP बाय RS। ठीक है, OP बाय RS, ध्यान दीजिए OP बाय RS, ये रेशियो आपको आना चाहिए। फिर हमने क्या लिया PQ बाय ST, तो PQ बाय ST और फिर हमने लिया OQ बाय RT। देखिए ये ना लिखना आना चाहिए तीनों चीज़। सवाल एकदम आसान है, अगर ये रेशियो आप उल्टा पलटा लिख देंगे तो सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मामला समझ में। पहले हम जो रेशियो लिखे थे ना वो मिस्टेक से गलती लिखा गया, तो ये सही है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी कि जो भुजा इसका लेंगे वही संगत भुजा इसका लेंगे, जो संगत भुजा इसका लेंगे वही संगत भुजा इसका लेंगे, जो संगत भुजा इसका लेंगे वही संगत भुजा इसका लेंगे। अगर हम इस त्रिभुज का एक भुजा
पहले लिए हैं तो हमेशा इसी का लेंगे। अगर हम यहाँ से लिखना चालू किए हैं तो हम हमेशा पहले इसी का साइड को रेशियो, इसी साइड का रेशियो पहले बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक भुजा ले लिए इसका, एक भुजा ले लिए उसका, तो सब साला उल्टा पलटा हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में है? आगे बढ़ते। देखिए 4 सवाल, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे पूछता है और आपको रेलवे नौकरी देता है कि भैया आइए इन सब सवालों का जवाब दीजिए और नौकरी लीजिए। अभी मत बोलोगे सर जीएस भी, तो भाई जीएस में भी तो पढ़ना होगा। इसी तरीक़े से देखो, कहता है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। भाई इतना हिंदी आपको आना चाहिए, ठीक है, हिंदी वाला के लिए। यूनिट डिजिट ऑफ, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 का पावर 68 गुना 4 का पावर 73 गुना 15 का पावर 101। अब आप ऐसा ना हो कि एकदम भिड़ जाए यूनिट डिजिट निकालने के ऊपर। मेरा गणित पढ़ाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम आपको सवाल देखना सिखाएं। आप सवाल को देखिए, पहले कहता क्या है, 1 सेकेंड आधा सेकेंड थोड़ा देख लीजिए कहता क्या। ऐसा नहीं कि भिड़ गए, 3 का पावर 68 का इकाई का अंक क्या होगा और 4 का पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा, 15 का पावर 101 में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे नहीं भिड़ना है। देखिए यूनिट डिजिट को आप थोड़ा पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आप ना जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ना 0 देगा, मतलब 10 देगा और इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो इकाई का अंक में आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या यहाँ 4 में 2 है या 15 में 5 है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 4 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्या देगा, इकाई का अंक 0 देगा। यही चीज़ है, सेम चीज़ है। 2 और 5 को जब गुना करेंगे तब इकाई का अंक क्या देगा, हमको 0 देगा। तो क्या 4 में 2 नहीं है और 15 में 5 नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं 2 और 5 का मिलन होगा। जब मिलन होगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या देगा, 0 देगा। गया सवाल। इतना ही आपको देखना था, छोटू सा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि इफ, यदि a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी का वैल्यू 12 दिया। यार ये सवाल ना हर एक शिफ्ट में डाला है। मैक्सिमम शिफ्ट में तो 2 डाला है और कुछ शिफ्ट में 1 सवाल है। हर शिफ्ट में 2 सवाल है और एकदम ये इसी पैटर्न पे है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझिए, जब एग्ज़ाम शुरू होता है और आपका एग्ज़ाम अगर पहला ही दिन पहला शिफ्ट में पड़ गया तब तो कोई बात नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम 5-10 दिन लेट है तो जो लोग आपसे पहले एग्ज़ाम दे के आया ना, उनको ज़रा पूछिए कि आपकी पेपर कैसा था, क्या क्या सवाल था। तो उनके बेस पर आप देखिए कि क्या आपका तैयारी है। नहीं है तो जल्दी से कुछ चीज़ों को कवर करने का कोशिश करिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 12 और a और b को गुना करेंगे तो 32 आएगा। तो क्या देखते ही नहीं बता देगा कि ये 8 और 4 होगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 और 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। इसका मतलब a का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 4। आप a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 8 भी रख सकते हैं क्योंकि जोड़ा गया है, ठीक है। अब a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 कितना 80। ये आपका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ आंसर, हुआ कि नहीं हुआ आंसर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, समझिए ध्यान से, ठीक है। मिटाते हैं इसको। बहुत अच्छा सवाल, एकदम प्यारा सवाल आपको देता है। अभी एकदम कंसेप्ट है तो एकदम मज़ा आ जाएगा। आपको पेन भी नहीं लगाना है, ठीक है। अगर एसएससी का कोई लड़का अगर रेलवे का एग्ज़ाम देने बैठेगा ना तो वो ना मैक्सिमम सवाल को तोड़ देगा बहुत कम समय में, क्योंकि सवाल का लेवल ही वही है, ठीक है। इसको देखिए, 4/9 x इक्वल टू 2/3 16/81। तो x का वैल्यू कितना, इसको सोल्व करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 4/9x बराबर 2/3 गुना 81/16, क्योंकि ये इसके भागा में आएगा और ये इसके भागा में आएगा। अनुपात का मतलब क्या, भागा होता है, और भागा का मतलब क्या, अनुपात होता है। दोनों बात सेम है। तो हमें x का वैल्यू चाहिए। तो क्या हम इसको 1/x इक्वल टू ऐसे लिख दें, 2/3 गुना 81/16 है और ये 4/9 उधर जाके पलटी मार देगा 9/4, ठीक है। तो 3 से काट दीजिए 27 बार में, 2 से काट दीजिए 8 बार में। 1/x बराबर 27 9
243 और 8 चौके 32। 1/x का वैल्यू 243/32 है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये 32/243 हो जाएगा। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? बात समझ में आया? इसमें बोला है कि मीडियन क्या है इसका, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है इसका माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है। एकदम आसान भाषा में आपको सिखाते हैं कि एवरेज कैसे, ये एवरेज ही है ना। तो आप ना सबसे पहले इसको ना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिएगा। अगर नहीं सजा रहे तो आप देख लीजिएगा कि कैसे सजेगा। देखिए 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अच्छा 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 नहीं 9 है, 10 नहीं 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। तो एवरेज कहीं ना, मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच में होता है। भाई जब 10 टर्म है ना तो 5 इधर है और 5 उधर है, तो बीच में तो कुछ आया नहीं। अपना 4-4 का पेयर को अलग कर दीजिए, 4-4 के पेयर को अलग कर दीजिए। बीच में क्या बचा? 7 और 8, 7 और 9, तो इन्हीं के बीच में एवरेज होगा। तो 7 और 9 के बीच में क्या? 8 है, तो आप 8 आपका क्या हो गया? एवरेज हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्मूला तो है ही, फॉर्मूला तो आपका है ही, उससे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ो। 4 क्वेश्चंस, 4 सवाल है आपके सामने। पहला सवाल है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गुड विच इज सोल्ड एट 945 एट द लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस पे ना एक गुड्स को सेल किया जाता है, एक वस्तु को बेचा जाता है। कितना में? 945, 945 में। तो बोला उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना में आप उसको खरीदे थे, परचेज किए थे, लागत क्या है उसका। बहुत ही आसान है। अगर हम 10% के लॉस पे बेचें, इसका मतलब ये है कि हम 100 की वस्तु को 90 पे सेल कर रहे हैं। 10% के लॉस पे बेचें, इसका मतलब 100 की वस्तु को हम 90 पे सेल कर रहे हैं। तो भैया 90% का वैल्यू ही तो 945 है ना। 90% का वैल्यू ही तो 945 है। आप यहाँ पे क्या, हम इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि 90% को हम 9/10 लिखें, नहीं, 90/100, 0 0 कट गया, 9/10। तो इसी 10 की वस्तु को हम 9 में बेच दिए, तो इसी 9 का वैल्यू कितना है? 945। तो भैया 9 एकम 9, 0 9 पचे 45, 9 पचे 45। अगर 1 का वैल्यू 105 है तो 10 का वैल्यू कितना है? 105 गुना 10, 1050 रुपया। बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? इस सवाल, ये सवाल 184, ये सवाल आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप बना के कमेंट में आंसर बोलिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 184 और 345 का पहले HCF निकालिए और फिर 184 और 345 का LCM निकालिए और HCF और LCM का आप डिफरेंस बता दीजिए कितना है। ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। इसको देखिए कितना बेसिक सवाल पूछ देता है, आप समझिएगा। कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल विथ सेम साइड बट डिफरेंट एंगल। एक चतुर्भुज है जिसका सारा साइड बराबर है लेकिन उसका एंगल ना डिफरेंट है सारा। तो आपके दिमाग में एक बात आता है कि भाई स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, उसका सारा साइड तो बराबर है, सारा साइड इसका क्या है? बराबर है। साथ ही साथ इसका प्रत्येक एंगल, हर एक कोण कितना डिग्री का है? तो आपका आंसर 90 डिग्री का है। तो साइड तो बराबर है लेकिन एंगल भी बराबर है। यहाँ बोला है कि साइड बराबर हो लेकिन एंगल बराबर ना हो, तो उसके लिए क्या है, उसको क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे, उसको रोम्बस कहते हैं। रोम्बस, समचतुर्भुज। तो हम ऑप्शन इसीलिए हटा दिए हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? समचतुर्भुज। आप ऐसा समझिए यहाँ पे, समचतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसका सारा का सारा साइड सेम होता है, सारा का सारा साइड सेम होता है, लेकिन इसका
इसका जो एंगल है ना वो डिफरेंट होता है, कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं होता है। स्क्वायर को अगर थोड़ा सा चपटा कर देंगे ना, स्क्वायर शेप में कोई चीज़ है उसको एक कोना से मार के थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो वो ना रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि साइड तो सारा सेम रहेगा लेकिन उसका एंगल ना बिगड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे, समचतुर्भुज चतुर्भुज बोलेंगे। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल भी आपके लिए है, लेकिन हर सवाल आपके लिए छोड़ दें तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या। इसको भी देख लीजिए, 20% ऑफ 120% ऑफ 160, मतलब 160 का 125% का 20% कितना होगा। हिंदी वालों के लिए जहाँ जहाँ ऑफ है आप पहले का लगा लीजिए, ठीक है। तो भैया इसको आप लिखिए, 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 गुना 125% को हम क्या लिखेंगे, 25 पच्चे 25 चौके 5/4 गुना 160। तो 5 से 5 गया और 4 चौके 16, कितना आ गया, 40। इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब इस सवाल में हम आपको क्या बेसिक बताएं, जिस सवाल में कुछ बताना होता है हम आपको एकदम बताते हैं, खुल के बताते हैं, और खुल के बताना भी चाहिए और हम बताएंगे भी आपको। क्योंकि यार देखो, अगर आप प्रैक्टिस सेशन बढ़िया से अटेंड कर लिए या आप खुद से चीज़ों को समझ गए तो ना बहुत फ़ायदा होगा आपको, आप एक एक चीज़ को समझ सकते हैं बढ़िया से।